अगले 6 महीने में समान नागरिक संहिता होगी लागू। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा। सीएम धामी ने कहा, ड्राफ्ट को दिया जा रहा है अंतिम रूप, गठित कमेटी तेजी से कर रही है अपना काम। सीएम ने कहा, जबरन धर्मांतरण के कानून से होगी कार्रवाई। समर्थन मिलने पर सीएम ने जताया संतों का आभार। 10 साल की सजा का किया गया है प्रावधान। निदेशक मंडल की 8वीं बैठक में शामिल हुए धामी। पर्यटकों को हवाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दिए निर्देश। पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को मिले अधिक बढ़ावा, समेकित प्रयासों की बताई जरूरत। 8-9 दिसंबर को पहली बार आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उत्तराखंड की लोक विरासत से रूबरू होंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राजभवन में एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस तैयार। 4 धाम के चलते 281 श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई। हार्ट अटैक के चलते गई सबसे ज्यादा जान। 2019 के मुकाबले इस बार अधिक की गई डॉक्टरों की तैनाती। यात्रा शुरू होने से पहले विभाग पर ज्यादा फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में अगले माह यानी कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। यानी कि उत्तराखंड में अगले 6 माह में समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐलान के बाद बनाई गई कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। उत्तराखंड की तर्ज पर ही गुजरात चुनाव में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की गई, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में गठित कमेटी लोगों से अलग अलग इलाकों में जाकर बातचीत कर रही है और जल्द ही एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित कमेटी का 6 माह का कार्यकाल बढ़ाया गया है और जल्द ही कमेटी की मिलने वाली सिफारिशों को 100% लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक राज्य एक कानून बनने से सभी को फायदा होगा। देखिए कोई भी काम है तो निश्चित रूप से उसमें सभी लोगों की सहभागिता हो, सबके विचार आएँ और स्टेक होल्डर से भी बात हो। उसको लेकर जो कमेटी हमने यहाँ बनाई थी वो कमेटी लगातार काम कर रही है और जन संवाद जगह जगह पर कर रही है। स्टेक होल्डरों से भी बात हो रही है और साथ ही साथ एक बड़ा जन संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित भी है उनका, उसमें सभी लोगों के सामने रखेंगे। इसके पीछे हमारा हेतु है कि इस समान नागरिक संहिता के उत्तराखंड में लागू हो जाने के बाद एक प्रकार की सरलता आएगी और जो कानून है वो सभी के लिए एक समान बन जाएगा। तो बहुत सारे न्यायालयों में अन्य जगह पर जो विचाराधीन मामले हैं, विवादित मामले जो चल रहे हैं, उन सब पर स्वतः ही निर्णय हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र में पारित कराए गए धर्मांतरण कानून पर देश भर के आ रहे साधु संतों की शुभकामनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य धर्म, संस्कृति और आध्यात्म की भूमि है। यहाँ जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण बहुत गंभीर हो गया था। धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए विधेयक का समर्थन करने पर उन्होंने साधु संतों का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से शिकायतें धर्मांतरण को लेकर आ रही थी, जिसमें रुपए, पैसे, धनबल, लालच के आधार पर धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, अब वो नहीं होगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन को लेकर अपनी तीखी टिप्पणी की है। सीएम ने कहा कि सख्त कार्रवाई का प्रावधान करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मैं सबसे पहले तो सभी साधु संतों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, हम लोगों का प्रोत्साहन किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। और उत्तराखंड राज्य चूँकि धर्म, संस्कृति, योग, अध्यात्म की ये भूमि है, ये वेदों की भूमि है और यहाँ पर ये धर्मांतरण, मतांतरण ये बहुत मैं कहूँ कि गंभीर हो गया था यहाँ पर और बहुत
एक आपराधिक रूप में आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर प्रलोभन देकर, तमाम प्रकार से बहलाकर, फुसलाकर, तमाम प्रकार की अवधारणाओं को उनके अंदर पैदा करके जो लोग हमारे कम पढ़े लिखे थे या आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में, उनके बीच में लगातार मतांतरण और धर्मांतरण हो रहा था। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हमने तय किया, हमारी सरकार ने, कि इसको लेकर कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर बनाएंगे और जो भी इन गतिविधियों में शामिल होगा, जो इस प्रकार के कृत्य कर रहा होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ 10 साल की जो है सज़ा का भी हमने प्रावधान किया है। और जो भी मामले इस प्रकार के हुए होंगे, अभी तक संज्ञान में आएंगे, जो पहले भी इस प्रकार के मामले हुए हैं, उन सभी मामलों की हम पूरी रिपोर्ट लेंगे और नए कानून के आधार पर उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और अब खबर है देहरादून से, जहां सचिवालय में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए हैं कि बेहतर हवाई सुविधाओं के आधार पर हम लोगों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित करना होगा। ऐसा माहौल बनाना होगा ताकि उत्तराखंड आना लोगों की आदत बन जाए और पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। इसके लिए समेकित प्रयासों को भी उन्होंने जरूरी बताया। साथ ही धामी ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने जॉली ग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था, विस्तारीकरण की सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए टिकट बुकिंग और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ध्यान देने को कहा। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकटों की बुकिंग और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पर प्रभावी नियंत्रण की कारगर व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश भी जारी किए गए। और चलिए अब बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिनका देहरादून में 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। 8 और 9 दिसंबर को राष्ट्रपति देहरादून आ रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुट गई है। 8 दिसंबर को राष्ट्रपति राजभवन में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और 9 दिसंबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी और देहरादून में दून यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में एक आईजी स्तर के अधिकारी और 2 आईपीएस के साथ ही 200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही अन्य सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया है कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर फोर्स की तैनाती करने के लिए कहा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। राष्ट्रपति महोदया 8 तारीख को आएंगे, राजभवन में रुकेंगे और राजभवन में कुछ प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और नेक्स्ट डे LBNS मसूरी जाएंगे, वहाँ पे प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पे डून यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम, उसके बाद फिर रिटर्न जा रहे हैं। तो ये 2 दिन की प्रोग्राम है। तो हमारा सुरक्षा व्यवस्था एडिक्वेटली अप्लाई कर दी है फोर्सेस का, और उसका कल रिहर्सल भी होगा, आज ब्रीफिंग भी होगा। बताया जा रहा है कि 200 पुलिस के लोग लगाए गए हैं और 2 IPS को भी जिम्मेदारी दी गई। क्या है? देखिए, ये सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है, एडिक्वेटली करनी है। कितना नंबर लगा है ये वो तो अपना डिस्ट्रिक्ट के तरफ से होगी, बट पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाएगी, इंक्लूडिंग IPS ऑफिसर्स को ड्यूटी लगी हुई है। और चलिए खबर देहरादून से ही है, जहां मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि राष्ट्रपति जी के आगमन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय के साथ ही पूर्ण कर ली जाएं। अपर मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति जी के आगमन के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी लाखों की संख्या में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं में से 281 श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा दी, जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
चारधाम यात्रा सीजन में 15.5 लाख से अधिक यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे, जिसमें से 150 श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान ही समय पर उपचार न मिलने के चलते मौत हो गई। जबकि यमुनोत्री धाम के दर्शन करने आए 48 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम के दर्शन करने आए 17 श्रद्धालु और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आए 66 श्रद्धालुओं की इस यात्रा सीजन में मौत हुई। जबकि साल 2019 में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा इससे बेहद ही कम था। कोरोना के चलते 2 साल से चारधाम यात्रा बंद रही। वहीं 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। इससे पहले साल 2019 में कुल 91 लोगों की चारधाम यात्रा के दौरान मौत हुई थी। ऐसे में जब इस संबंध में उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार से हमने सवाल किया, तो उन्होंने खुद भी इस बात को स्वीकारा कि चारधाम यात्रा के दौरान इस साल जिस तरह से श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान मौत का आंकड़ा बढ़ा है, उसकी कहीं न कहीं एक बड़ी वजह स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी है। हालांकि मेडिकल रेस्लर यूनिट चारधाम यात्रा के अलग अलग जगहों पर मौजूद थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, मैन पावर तैनाती के साथ ही इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं होने के चलते यात्रियों की मौतें हुई हैं। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग आगामी चारधाम यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों को उच्च हिमालय क्षेत्रों में आपात स्थिति में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए जाने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग एशियन डेवलपमेंट बैंक की वित्तीय सहायता से प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। देखिए, जब हमने चारधाम यात्रा की समीक्षा की कि वहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहाँ पे क्या डेथ जो हो रही है किस वजह से हो रही है, तो ये पाया कि मैक्सिमम डेथ सभी कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो रही है। और हमारे पास फिलहाल मेडिकल रेफरल यूनिट्स हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स में चारधाम यात्रा के रूट में, बट लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट ईयर हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। तो ये डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सिस्टम हम लोग विकसित करने की कोशिश अभी करेंगे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर अलग अलग जो 3000 से 7000 फीट और फिर 7000 से ऊपर जो एरियाज हैं उनको भी हम सैचुरेट करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग के फेलियर को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछली बार कुछ कमियां रही है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी रहेगी और यात्रा शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग पर ज्यादा फोकस रहेगा। देखिए, पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सचिव स्वास्थ्य ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। कांग्रेस पहले से ही कह रही थी कि चारधाम यात्रा पर यात्रियों की मौत सरकार की नाकामी है। सचिव स्वास्थ्य का बयान कांग्रेस के आरोप पर मुहर लगाता है। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार और व्यवस्थाएं ध्वस्त। चारधाम यात्रा के दौरान 281 लोगों की मृत्यु हुई, तब भी हम सरकार को चेता रहे थे, मगर इनके कान में जू नहीं रेंगती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो खुद ही कहना है कि हम 365 डेज 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। राज्य के चुनाव खत्म हुए, दूसरे राज्य के चुनावों में बिजी हो जाते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान टूरिज्म मिनिस्टर उत्तराखंड में मौजूद नहीं थे। वे घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे दुबई का और अनाप शनाप के बयान दे रहे थे। कह रहे थे मैं यहाँ आया हूँ लोगों को प्रेरित करने की, चारधाम यात्रा में आए उसको बेहतर करा जाए। भाई, चारधाम यात्रा में दुबई से कौन आता है? इसी कारण से अगर 281 हमारे अतिथियों की मृत्यु हुई है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री का ये कह देना कि अगली बार हम बेहतर करेंगे स्थिति को, तो ये बता रहा है कि आप 5.5 साल से सत्ता में है, मगर आप व्यवस्थाओं को ठीक करने के काबिल नहीं है, केवल बेहतर करने की कोशिश भर की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग डेडिकेटेड हाई एटीट्यूड मेडिकल सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिसको 3000 से 7000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विकसित की जाएगी। शासन प्रशासन इन प्रयासों में है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। कोरोना के कारण 2 साल से 4 धाम यात्रा बंद रही थी। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। चमोली में दत्तात्रेय जयंती पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अनसुईया मेला शुरू हो गया है और प्रदेश के अलग अलग कोने से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। इस मेले का आकर्षण क्षेत्र के 5 आराध्य देवियों की डोलियां रहती हैं। इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पर निसंतान दंपत्ति पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए रात्रि जागरण भी करते हैं और लोगों की मनौती पूरी होती है। वहीं इस क्षेत्र में अनसुईया नाम के लड़के और लड़कियां इस बात के गवाह हैं कि लोगों का सती माता अनसुईया पर कितना भरोसा है। 2 दिवसीय इस मेले में मंदिर में रात्रि जागरण के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अनसुईया मंदिर मेले के सौंदर्यीकरण के लिए 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया। खबर है चमोली से, जहां 15वें अमर वीरगति मेले का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वीरगति स्मारक पर वीरगति को प्राप्त हुए वीरों को नमन करते हुए सवाण गांव से आजादी की लड़ाई में शामिल हुए वीरों को याद किया। उनके साथ कपकोट विधायक सुरेश काड़िया, थराली विधायक भूपाल राम टमटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सवाड़ गांव के पूर्व सैनिक ने कैबिनेट मंत्री से सवाड़ में विद्यालय के भवनों में कक्षाएं संचालित करने के साथ ही वीरगति मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग भी की, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अमर वीरगति मेले को अगले वर्ष से राजकीय मेले के रूप में संचालित करने का ऐलान किया और 1 वर्ष के भीतर सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय संचालित करने की भी घोषणा की। पंद्रहवें शहीद सम्मान मेले में आने का मौका मुझे मिला। इससे पूर्व में भी 5-6 बार यहाँ पर आया हूँ। 3 बार मेले में आया हूँ और 2-3 बार वैसे आया हूँ। और हमने जो शहीद सम्मान यात्रा शहीदों के सम्मान में निकाली, उसकी शुरुआत भी हमने इस वीरों की धरती से की है। इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। और इस अवसर पर हमने घोषणा की है कि इस मेले को हम राजकीय मेले में शामिल करेंगे। अगली बार जब हम इस मेले में आएंगे तो ये मेला राजकीय मेला होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक सैनिक के पुत्र हैं और सैनिकों की पूरी मांग होती है, उसको सबसे पूरा करते हैं। एक यहाँ पर सेंट्रल स्कूल की मांग पिछले कई दिनों से चल रही है। मुख्यमंत्री के माध्यम से वो प्रक्रिया में है और शीघ्र ही मुझे पूरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के कदम द्वारा होगा, मुझे ऐसा भरोसा। चमोली के नारायण बगड़ विकासखंड सभागार में मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस के मौके पर सड़क शिक्षा और बिजली से जुड़े मुद्दे छाए रहे। अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में जहां स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी शिकायतें दर्ज की, वहीं PMGSY की बदहाल सड़कों की शिकायतें मुख्य मुद्दा रहा। आपको बता दें कि तहसील दिवस में कुल 60 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 30 शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण किया गया और अन्य शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर शिकायत का समाधान करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी को दिए। वहीं ग्राम प्रधानों ने भी मनरेगा के अंतर्गत कार्य योजनाओं को समयबद्ध न कराए जाने पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि मनरेगा में आ रही विषमताओं के चलते स्थानीय ग्रामीणों को समय पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को मनरेगा में आ रही विषमता को अपने स्तर पर समाधान करने के निर्देश जारी किए। लगभग 60 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसमें सबसे अधिक PMGSY की लगभग 13 शिकायतें थी और आपके हाइडल की और PWD की 7 शिकायतें थी और अधिकतर शिकायतों में ये प्रयास किया गया कि तत्काल मौके पर ही निस्तारण किया जा सके, जो कि मौके पर निस्तारित होने वाली हैं। इसमें लगभग 30 के लगभग शिकायतें हैं जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है और शेष शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन जैसी भी जिसकी समस्या है उसके अनुसार समय दिया गया है और उतने दिन के पश्चात उन विभागों से आख्या ली जाएगी कि उन्होंने वो कार्य पूर्ण कर दिया है या नहीं।
और चलिए अब खबर आपको बताते हैं खटीमा से, जहां शारदा विद्युत खंड की जमीन पर अवैध रूप से निर्माणाधीन भवन को तहसीलदार शुभांगिनी के नेतृत्व में ध्वस्त करा दिया गया। वहीं ध्वस्तीकरण के दौरान परिजनों के तीखा विरोध का सामना तहसील प्रशासन को करना पड़ा। आपको बता दें कि खटीमा के लोहिया हेड रोड पर शारदा विद्युत खंड के जमीन पर अवैध अतिक्रमण भवन निर्माण की सूचना विद्युत विभाग के अभियंता द्वारा तहसील प्रशासन को दी गई थी, जिसके क्रम में तहसीलदार शुभांगिनी, नायब तहसीलदार और क्षेत्रीय पटवारी मौके का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अवैध अतिक्रमण सही पाए जाने पर भवन को ध्वस्त करा दिया गया। इस दौरान तहसीलदार शुभांगिनी ने भूमिहीनों को आवासीय भवन और आवासीय पट्टा दिए जाने की बात भी कही। इस मामले में शुभांगिनी ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर भवन बनाने की सूचना दी गई थी, जिसको जांच में सही पाया गया और मौके पर पहुंचकर ध्वस्त करा दिया गया। के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके द्वारा पत्राचार हमसे किया गया था कि उनका जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके एक मकान निर्मित किया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज मैं और क्षेत्रीय जो नायब तहसीलदार हैं, उसके अलावा क्षेत्रीय लेखपाल जो हैं वहाँ पर मौके पर जांच करने गए थे। तो हमने पाया कि अवैध रूप से मकान का एक निर्माण हुआ है, तो JCB के माध्यम से उसको हमने ध्वस्त करवा दिया है। बिल्कुल उसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध होगी सुसंगत धाराओं में की जाएगी। जो भी इस तरीके के क्षेत्र के अंतर्गत लोग हैं जिनके पास आवासीय मकान नहीं है या फिर अपनी कोई वो भूमिहीन है, तो उनको आवासीय पट्टे हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों पे भी संज्ञान में कोई ऐसे लोग हैं जो जिनके पास मकान ना हो या फिर उन्हें आवासीय पट्टे की आवश्यकता है, तो आप उनसे तहसील में आवेदन करवा सकते हैं। खबर किच्छा से है, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर विशाल शिविर का आयोजन किया गया। किच्छा में आयोजित शिविर में करीब 190 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। मौके पर आयोजित शिविर का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन कोली ने किया। शिविर में चिकित्सकों की टीम ने मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हुए उनके ब्लड प्रेशर और शुगर की भी जांच की। इस दौरान शिविर का लाभ उठाने के लिए दर्जनों मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया है, आपको बता दें कि कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर ब्रज किशोर ने बताया कि गरीब और निर्धन लोगों को उचित चिकित्सा का लाभ मुहैया कराने का उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन गरीब, निर्धन और दलित वर्गों को उनका अधिकार दिलाने के लिए समर्पित रहा। हम सभी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश हित और समाज हित में एकजुट होकर काम करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो इस मौके पर हमने जो है पिछले लगभग मैं समझता हूँ कि 5-6 साल से जो है हम हर साल ये कार्यक्रम जहाँ पर जो है यहाँ लगाते हैं एक स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क। इसमें जो है हमारे किच्छा क्षेत्र के दूर दूर से लोग आते हैं मरीज़, और उनको जो है उनका चेकअप करके उनका ब्लड प्रेशर है उनका और उनका शुगर है, उनको निःशुल्क जांच की जाती है और सबको जो है उनके हिसाब से जो है निःशुल्क दवाएं वितरित की जाती हैं। और शिविर में जो है हमारे डॉक्टर बच्चों वाले डॉक्टर बालू विशेषज्ञ डॉक्टर BK आर्या, जनरल सर्जन डॉक्टर राहुल गंगवार और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर ब्रज किशोर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि द्विवेदी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुंवर आशीष प्रताप और बाकी हमारे जो दवाएं हमारे जो हमें सेवा करते हैं हमारे लेके आते हैं, हमारे जो है MR हैं हमारे जो हैं वो सब उन्होंने बहुत सेवा की है। हमारे कश्यप जी हैं, अमन अरोरा हैं, विक्रम जी हैं और बाकी हमारे जो शुगर को चेक करने वाले हमारे FDC कंपनी के जो हैं वो आए हैं। उन्होंने जो है करीब जो है क्योंकि हर मरीज़ को आजकल जो है हम देख रहे हैं कि शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो लगभग 190 मरीज़ नहीं 170 मरीज़ करीब हमने जो है कुल रजिस्ट्रेशन हुआ है जो देखे गए हैं। उनमें मैं समझता हूँ 120 मरीजों ने जो है अपना शुगर की जांच करवाई गई है। खबर है मसूरी से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा सहित मसूरी के राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने कहा कि अंबेडकर के नेतृत्व में बनाए गए संविधान का लोहा पूरा विश्व मानता है।
जिसमें सभी वर्ग समाज के बारे में सोचा गया है। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि अंबेडकर ने देश को आज़ाद करने की लड़ाई के साथ साथ देश में दबे कुचले समाज को समानता का अधिकार दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी थी और संविधान का निर्माण कर देश को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब दलित समाज के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अंबेडकर एक समाज के नहीं बल्कि जन जन के मार्गदर्शक थे। अंबेडकर ने संविधान की रचना कर धर्मनिरपेक्ष देश को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो संविधान की रक्षा करने का संकल्प हमको लेना चाहिए और संविधान के विषय में लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी हिंदुस्तान के 90% आबादी संविधान को पढ़ती ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जो हमको प्रदत्त अधिकार है उन पे जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी पे देश की आज़ादी के बाद हमले हो रहे हैं, गौरी लंकेश मर गई, हमारे बड़े बड़े पत्रकारों की नौकरियां चली गई, रवीश कुमार जब कंट्रोल में नहीं आए तो पूरा मीडिया हाउस खरीद लिया। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए हमको जनता को जागरूक करने का काम करना और ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी से करना होगा, तभी भीमराव अंबेडकर जी को असली श्रद्धांजलि। खबर है मसूरी से, जहां जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद अंबेडकर चौक के पास बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिसका रिक्शा चालकों और सभासदों स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। इस मौके पर लोगों ने अधिकारियों का भी घेराव किया, उनका विरोध किया। वहीं सभासद गीता कुमार, इसके साथ ही प्रताप पवार, सभासद गीता कुमाई, प्रताप पवार और दर्शन रावत विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपनी मनमानी कर बिना बोर्ड की सहमति के काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। इससे आम जनता के साथ ही पर्यटकों में भी भारी रोष है और उनको परेशानी भी होगी। रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर इसका असर पड़ेगा। पालिका का दायित्व है कि वो मसूरी शहर के नागरिकों के हितों की रक्षा करे, लेकिन इनकी गतिविधियों और कार्यों से ऐसा लगता है कि मसूरी के नागरिकों के हित के बजाय ये अपने हित साधने में लगे हैं। ये बुलाट लगाने का जो काम है ये एक तरह से रिक्शा मजदूर और मसूरी के गरीब जो व्यापारी लोग हैं उनका उत्पीड़न का काम नजर आता है। यदि नगर पालिका मसूरी को गाड़ियों का आवागमन रोकना था तो माल रोड के जो एंट्रेंस हैं, प्रवेश द्वार हैं, वहां पर सख्ती होनी चाहिए और वहां पर गाड़ियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाना चाहिए था। लेकिन अपने किसी ठेकेदार को बुलाट लगाने का ठेका देना था तो 8-10 लाख का ठेका दे करके अपने ठेकेदार को जो है उसको ठेका दे करके ये बुलाट लगाने का काम है। और जैसे नगर पालिका के बोर्ड में ये बुलाट लगाने का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है तो नगर पालिका अध्यक्ष लगता ऐसा है कि मसूरी का सर्वे सर्वा बन करके जहां उनकी मर्जी आई, जहां सड़क पर दुकानें बनाने का काम हुआ, जहां पे और दूसरे कार्य करने का काम हुआ, उसमें नगर पालिका अध्यक्ष मनमानी से निर्णय ले रहे हैं और पालिका बोर्ड की अवमानना कर रहे हैं। बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य है ना, वो पालिका अध्यक्ष ने अपने आप को ये समझ लिया कि पूरी बोर्ड मैं ही हूँ, तो मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं जो निर्णय लूंगा वो मान्य है। वो डीएम के साथ बैठ के, एमडीडीए के साथ बैठ के खुद ही निर्णय ले लेते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ साफ भ्रष्टाचार की बू आती है। अगर आपको यातायात मैनेज करना है तो आपको अपने दोनों बैरियर पे ईमानदारी से फोकस होकर काम करना चाहिए कि कैसे हमें इसका संचालन तरीके से करना है कि गाड़ियां अंदर ना जाए। बीच बीच में बैरियर लगा के आपके पास कोई रूपरेखा, कोई नीति नहीं है कि जो रिक्शा चालक है, जो हमारा टूरिस्ट आता है, रिक्शा पे बैठ के जाता है, आप रिक्शा चालकों की रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। आपने टूरिस्ट के लिए भी कोई योजना नहीं है। आप पहले निर्माण करते हैं, फिर निर्माण को तोड़ दिया जाता है। आप सरकारी धन का भी दुरुपयोग करते हैं। ये बहुत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।